न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। लखनऊ में भू माफिया सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद राजधानी में कार्रवाई हुई है। सीएम योगी का आदेश राजधानी में धाराशायी होते दिख रहे हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। भूमाफिया महेश वर्मा और करुणेश सिंह ये कब्जा करते हैं। हरिहरपुर गांव में किसान नंदराम की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। स्थानीय पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित सीपी ऑफिस पहुंचे, कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर डीके ठाकुर से मिलकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने न्याय नहीं मिलने पर धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हाल ही में भू माफिया करुणेश सिंह ने राज्यसभा सांसद को बदनाम करने की भी धमकी दी थी। आपको बता दें कि ग्राम सभा हरिहरपुर तहसील सरोजनी नगर खसरा नंबर 350, 351, 354 जो कि एक गरीब किसान है नंदराम, उनकी पुश्तैनी जमीन है। इन दोनों भूमाफियाओं के खिलाफ पूर्व में भी कई संगीन धाराओं में मुकदमे गोसाईगंज में दर्ज है, जबकि लेखपाल ने भी पहले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल इस मामले में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से इसी पर अपडेट के लिए। नीलेश, लखनऊ में इतने खुलेआम तरीके से कैसे कोई किसी की जमीन को कब्जा कर ले रहा है? इसके पीछे क्या कोई संरक्षण है? वजह क्या है कि ये लोग इतने दबंगई के साथ किसी की जमीन कब्जा करने की सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जिन जिन लोगों का नाम है, जिला प्रशासन ने जिनको भूमाफिया घोषित किया है, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन थाना सुल्तानगंज सिटी क्षेत्र में दो भूमाफिया सक्रिय हैं जो हरिहरपुर गांव में एक पीड़ित किसान है जो बुजुर्ग हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ये वही दो दबंग भूमाफिया है जिनके खिलाफ पहले भी लेखपाल ने सरकारी जमीन को कब्जा कर उस पर मकान बनाकर बेचने के आरोप में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। गोसाईगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से जब इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उसी का नतीजा है कि आए दिन किसी न किसी गरीब किसान की जमीन को चिन्हित करते हैं, उसके ऊपर दीवार खड़ी करके कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो कल पीड़ित किसान जो है वो पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था। हालांकि डीके ठाकुर ने पूरा आश्वासन दिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने तत्काल जो है आदेश एक जारी किया है और आदेश जारी करते हुए संबंधित थाने क्षेत्र के जो एसीपी हैं उनको पूरे मामले की जांच करके जो पीड़ित किसान है उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश जारी किया है। देखने वाली बात यह होगी कि किसान की जमीन को कब तक कब्जा मुक्त कराया जाता है। दूसरी बात, जो दबंग भूमाफिया है उनके ऊपर जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कठोर कार्रवाई होती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की, तो उन्होंने भी पीड़ित किसान की मदद करने के लिए और जो उत्तर प्रदेश में जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाने की बात कही है और साफ तौर पर कहा कि वो सरकार को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। पत्र लिखकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय भूमाफिया हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। तो लगातार राजधानी में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि हरिहरपुर गांव में किसान नंदलाल की जमीन पर जो कब्जा किया गया उसको कब तक कब्जा मुक्त कराया जाता है। दूसरी कि उन दबंग भूमाफियाओं के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि किसान ने साफ चेतावनी पुलिस को भी दी है कि अगर उसकी जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया, क्योंकि वो उसकी पुश्तैनी जमीन है और आखिरी ऑप्शन उनके पास यही बनता है जो पूरे परिवार समेत जो पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है वहां पर धरने पर अनिश्चितकालीन बैठ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने जो आदेश जारी किया है उसके ऊपर पुलिस कितना अमल करती है और किसान को कितना ज्यादा मदद करने की प्रयास करती है और दबंगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। विधान परिषद में 5 जुलाई को 4 सीटें खाली हो रही हैं। मनोनीत सदस्य अब विधान परिषद पहुंचेंगे। इनमें से 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक सदस्य के निधन के बाद उनकी सीट खाली है। इन पदों पर बीजेपी के सदस्यों का जो मनोनयन है वो तय माना जा रहा है। उच्च सदन में इस वक्त 36 बीजेपी के सदस्यों की संख्या है और माना यह जा रहा है कि ये जो 4 सीट खाली हुए हैं
इसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिला परिषद विधान परिषद में पहुंचेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और जब ये 4 लोग जाएंगे उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या घटकर 47 रह जाएगी। 4 सीट खाली हुए हैं जिनमें 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि एक सदस्य के निधन के बाद उनकी सीट खाली है। एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एस के, किस तरीके से विधान परिषद का समीकरण बनता दिख रहा है आपको? 4 ऐसे सदस्य हैं जो कि मनोनयन के जरिए विधान परिषद पहुंचे थे। उनका मनोनयन राज्यपाल के माध्यम से होता है, जो मनोनयन कोटे से सदस्य थे, जिसमें ये चारों सदस्य समाजवादी पार्टी के थे और इन चारों सदस्यों का कार्यकाल 5 जुलाई को खत्म हुआ है। तो निश्चित है कि अब जब ये 5 जुलाई को कार्यकाल खत्म होगा तो बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी का बहुमत भी है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ये मनोनयन करना है, तो निश्चित है कि अब 4 सदस्य बीजेपी के नए विधान परिषद पहुंच जाएंगे। तो कहीं तो भाजपा की संख्या अब तक 32 थी, वो 36 हो जाएगी। वहीं जो समाजवादी पार्टी की संख्या 51 थी, वो घटकर 45 रह जाएगी। तो निश्चित है कि बीजेपी का जो बहुमत है वो विधान परिषद में बढ़ेगा, क्योंकि सभी सदस्य मनोनयन के जरिए जाने हैं और इनका मनोनयन राज्यपाल के माध्यम से होना है। तो निश्चित है कि चुनाव नहीं होगा, ये मनोनीत होंगे। जब मनोनीत भी करना है तो बीजेपी आसानी से इन चारों सदस्यों को सदन में भेजने में कामयाब होगी। इसमें किसी तरीके की दिक्कतदारी नहीं आने, क्योंकि संख्या बल तो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक संख्या कत्ल का सवाल है, ये मनोनयन का कोटा है जिसका अधिकार राज्यपाल के पास होता है। क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, वो किसको सदन भेजती है, ये निर्णय वो स्वयं लेंगी। लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी के 4 सदस्य बिल्कुल आसानी से अंदर जा रहे हैं। एक मिनट क्लियर कीजिए, ये चारों, इसमें 3 सीट मनोनयन वाले हैं बिल्कुल, जो डेटा हमारे पास है अभी तक, इसमें 4 सीट मनोनयन है, जिसमें मनोनीत कोटे से ही राम यादव, लीलावती कुशवाहा, रामदत्त यादव और जितेंद्र यादव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 4 जो सदस्य हैं ये कार्यकाल समाप्त होने के अब ये इन्हीं के स्थान पर 4 नए सदस्य मनोनीत होंगे। चलिए एस के, आप मेरे साथ बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिल्म सिटी का डीपीआर देखेंगे। तो फिर नोएडा में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर जो तैयारियां पहले से चल रही थी उसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है। आज डीपीआर को मुख्यमंत्री देखने वाले हैं और ये जो फिल्म सिटी है ये वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी होगा। फिल्म सिटी के लिए जल्द ही सरकार की तरफ से एक ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा और जो डीपीआर बनाई गई है आज मुख्यमंत्री उस डीपीआर को देखेंगे। इस वक्त मेरे साथ एस के वाजपेयी जुड़े हुए हैं और उन्हीं से इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। एस के, मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और अगर वाकई मुख्यमंत्री का जो सोच है, उनका सपना अगर साकार हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो लंबे वक्त तक लिया ही जाएगा और एक रोजगार के नज़रिए से देखें, कला संस्कृति के नज़रिए से देखें, उसका भी बड़ा फायदा होगा उत्तर प्रदेश को। लेकर यूपी सरकार लगातार काम कर रही थी। हालांकि जब कोरोना कर्फ्यू के दौरान बहुत सारी गतिविधियां, जो औद्योगिक गतिविधियां थी या दूसरी तरीके की जो विभिन्न प्रोजेक्ट चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो धीमे जरूर पड़े थे। अब चूंकि परिस्थितियां सुधर रही हैं, आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू के जो दिशा निर्देश थे वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका डीपीआर देखने वाले हैं और निश्चित है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार इसको, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मुंबई के बाद यूपी वो प्लेस हो जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग काम करें और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये डीपीआर देखने के बाद इस पर ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उम्मीद जल्द है कि मुख्यमंत्री की मोहर लगने के बाद अब ग्लोबल टेंडर जारी होगा। तो निश्चित है कि योगी सरकार का प्रयास यही होगा कि इसको 2022 तक कहीं न कहीं अधिकतम काम इसका करा दिया जाए, ताकि जो चीजें हैं वो ट्रैक पर आ जाए और कहीं न कहीं ये जो उपलब्धि है वो भाजपा सरकार के नाम पर रहे। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी आपका। चलिए बढ़ते आगे। वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यू टर्न देखने को मिल रहा है। भारत सरकार के टीके का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। आपको याद होगा जब वैक्सीन इजाद हुआ था और वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, तो अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध किया था। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। पहले जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने इसे भाजपा का वैक्सीन कहा था कि हम भाजपा का वैक्सीन यानी भाजपा के टीके का टीका नहीं लगाएंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे। और कल आपको याद होगा, एक दिन पहले गुरुग्राम के मेदांता में समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं, संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कोविशील्ड जो देशी वैक्सीन है उसका पहला डोज लिया था। उसके बाद अखिलेश यादव के बयान को लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे और अब उस मामले पर अखिलेश यादव का बयान आया है और उनका बयान बिल्कुल 360 डिग्री यू टर्न वाला नजर आ रहा है। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के साथ। ब्रिजेश, अखिलेश यादव ने जो 6 महीने पहले बयान दिया था उस वक्त भी कई जानकारों ने कहा था कि ये प्री मैच्योर बयान है और ये बयान कहीं ना कहीं अखिलेश की इमेज को डैमेज करेगा, और आज उसी को डैमेज कंट्रोल करते नजर आए अखिलेश यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, प्रधानमंत्री ने लगभग वैक्सीन को लेकर के सारी सियासत को विराम दे दिया है। वैक्सीन को लेकर के जबरदस्त जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को कटघरे पर ले रही थी। खुद अखिलेश यादव ने तो 6 महीने पहले यही कह दिया था कि बीजेपी के इस टीके को मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन कल उनके पिता ने न सिर्फ समाजवादी टोपी पहनकर मेदांता अस्पताल में जब वैक्सीन लगवाई तो ये साफ कर दिया कि ये टीका अखिलेश लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन वो समाजवादी प्रतिबिंब था कहीं ना कहीं जो उन्होंने समाजवादी टोपी पहनकर वो टीका लगवाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने वो टीका लगवाया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर के अपनी सबकी सियासत को लगभग खत्म कर दिया, ये कह करके कि अब सारे टीके केंद्र सरकार लगाएगी। तो अब यू टर्न लेना अखिलेश यादव की मजबूरी बन गई। लेकिन अब यू टर्न लेने से फायदा क्या जब आपने पूरी फजीहत ही करा ली जो है। सबसे बड़ी बात, अब लोग सवाल तो करेंगे ना कि अगर यो कल तक भाजपाई टीका था तो आज वो समाजवादी टीका कैसे हो गया, या आज वो टीके पे आपका यू टर्न क्या। तो यही अपरिपक्वता ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हाशिए पर ला रही है। यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि कब क्या स्टेटमेंट देना है अखिलेश यादव को ये मालूम ही नहीं। कई बार वो ऐसे बयान दे जाते हैं जो खुद उसमें फंस जाते हैं। जब उन्होंने टीके को लेकर बयान दिया था तब उनकी जबरदस्त आलोचना हुई थी, लेकिन अब जब यू टर्न ले रहे हैं तब और ज्यादा उनको लेकर के जो है आलोचनाएं होंगी और ज्यादा सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर वो अपरिपक्वता साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी करते हैं। और तो कम चलिए ब्रिजेश आप मेरे साथ बने रहिएगा। अखिलेश यादव का ट्वीट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये है अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा की है कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। तो अखिलेश यादव के पास, जैसा कि ब्रिजेश बता रहे थे, कि मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद टीके का विरोध करने का कोई आधार बचा नहीं था। लेकिन ब्रिजेश, अखिलेश यादव युवा नेता हैं, देश का एक बड़ा तबका क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं तो देश उनमें अपना भविष्य भी देखता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो 6 महीने पहले बयान दिया था, सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी कह लेते हैं, आपको 10 साल बाद भी उसकी भरपाई करनी होगी। तो अखिलेश यादव को बयान बड़ा प्री मैच्योर बयान था, अखिलेश से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था इस तरीके के बयान की। देखिए, सबसे बड़ी बात है आप जब ऐसे पद पर बैठे हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल आपने सरकार चलाई है, आपको बखूबी मालूम है
कि वैज्ञानिकों ने उस टीके को तैयार किया है, डॉक्टरों की मेहनत से वो टीका तैयार हुआ है, ना कि किसी सरकार ने उसे तैयार किया है। और केंद्र या राज्य कुछ भी, अगर आप राज्य में भी आप कोई भी पहल करते हैं तो वो दरअसल व्यक्तिगत आपकी पहल नहीं होती, वो सरकार की पहल होती है। और अगर सरकार ने वैक्सीन तैयार करवाई है, अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो वो किसी पार्टी की नहीं हो सकती। और जिस तरह से आपने बयान दिया वो अपने आप में अपरिपक्वता का द्योतक था और ये साफ तौर पर बताने वाला था कि अभी भी आपको सियासत को सीरियसली लेना होगा और सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अब जब आप बयान से पलट रहे हैं तो आपकी किरकिरी और ज्यादा होगी। लोग सवाल करेंगे ना कि अगर कल वो भाजपाई टीका था तो आज भाजपाई क्यों नहीं रह गया, क्या आखिर बदल गया ऐसा। आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सारे टीके वही लगवाएंगे, तो अब तो सीधे तौर पर ये हो गया कि अब तो ये मोदी टीका हो गया कि भैया मोदी जी सीधे सीधे टीके लगवा रहे हैं पूरे देश में। तो अब आपके बदलाव कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा। और यही वजह है, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इनके समय समय पर आए तमाम बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और कई बार इनकी किरकिरी भी हुई, क्योंकि कब किस तरह के बयान देने हैं ये उन्हें मालूम ही नहीं। मुझे लगता है अखिलेश यादव का ये कदम बेहद सराहनीय हम कहेंगे, अगर ये बयान पीछे के बयान से अलग ना होता तो। लेकिन चूंकि अगर पीछे के बयान को आप देखिए तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की व्यक्तिगत तौर पर किरकिरी हुई है। लेकिन हम आखिर में ये जरूर कहेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम देर से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव को एहसास तो हुआ कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, जो अखिलेश यादव ने अपना जो उनका ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट का मजमून क्या है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने पिछले बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के टीके का विरोध किया था, ना कि भारत सरकार के टीके का। भारत सरकार के टीके का उन्होंने स्वागत किया। मोहसिन रजा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, अखिलेश यादव जी ने बचाव किया है अपने पूर्व के बयान का, उस एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है सर इस पर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था मीडिया के सामने जाकर। और जो आज भी उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं हल्का सा इशारा किया है कि भाजपा का टीका नहीं, मैं भारत सरकार के टीके की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि और खासकर जिसकी फॉलोइंग हो और वो अगर इस तरह की बात करता है तो प्रदेश के लोगों के लिए आपका गैर जिम्मेदाराना बयान होता है, जिससे तमाम लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर कहीं ना कहीं उनकी जान भी गई है। ये बात वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस उनके बयान ने बहुत उहापों की स्थिति पैदा की, बहुत लोगों में भ्रम रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, कि हम लगवाएं कि ना लगवाएं। और अभी भी आपने देखा कुछ गांव में आप लोग की टीम जब जाती है तो वहां लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं लगवाएं कि हमें बुखार हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उनके पिताजी ने ये चीज का एहसास उन्हें कराया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता को बचाना या जनता की और चीजों के लिए हमें काम करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। तो ये टीका जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है देश की 130 करोड़ जनता के लिए, ये टीके को लेकर उन्होंने जो बात कही थी, आज फिर उन्होंने ये बात कही कि हमने भाजपा के टीके का विरोध किया था। तो खैर चलिए, मेरा जवाब ये है कि भाजपा का टीका 2022 में फिर लगेगा उनको, इसलिए वो सपा का वायरस हम नहीं फैलने देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये टीका जो है ये सबके लिए जरूरी है, इवन अखिलेश जी के लिए भी जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी। नहीं, अखिलेश जी ने तो कह दिया कि अब वो टीका लगवाएंगे। मैंने कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन इस पर हमें लगता था कि इन सब चीजों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति के लिए तमाम और बातें हैं, तमाम और इश्यूज हैं जिसका विरोध विपक्ष कर सकता है, लेकिन इस पर विरोध करके उन्होंने प्रदेश के लोगों का नुकसान किया। जिन लोगों ने जान खोई, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमण से बच गए क्योंकि इस टीके ने प्रोटेक्ट किया था, उन लोगों को बचाने का काम किया था। और जिन लोगों ने नहीं लगवाया और उनकी जान चली गई, जो इनके समर्थक या फॉलोअर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात का एहसास अब हुआ होगा उन्हें। चलिए मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अखिलेश यादव ने अपने 6 महीने पहले दिए बयान से यू टर्न लिया है। आपको याद होगा जब वैक्सीन आई थी, भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि अब भारत ने वैक्सीन बना ली है। 2 कंपनियां भारत की हैं जो वैक्सीन बनाएंगी और वो टीका कोरोना से बचाव करेगा, एक शील्ड का काम करेगा। तब
तब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो टीका है वो भाजपा का टीका है। दिनेश शर्मा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, अखिलेश यादव अपने 6 महीने के बयान के बाद अब यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या लगती है सर आपको? सकारात्मक सोच आने में 6 महीने लगेगा, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझको लगता है कि पहला इस ट्वीट के साथ एक ट्वीट और करना चाहिए था, जिसमें पिछले किए गए ट्वीट को गलत मानते हुए दुख प्रकट करने की आवश्यकता थी, और ये कहना चाहिए था कि जो हमारा आह्वान था कि हमारे सपा के लोग नहीं लगाएंगे वो गलत था। आज जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे टीकाकरण को लेके, आज वो दूसरी बातें कर रहे हैं कि मोदी जी के अथक प्रयत्नों का प्रताप है, और योगी जी के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं प्रदेश में, इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं कि तेजी से कोरोना का संक्रमण महामारी आज नियंत्रण में उत्तर प्रदेश में आई है, और लोग अब किस प्रकार के छलावे में, किसी प्रकार के दुष्प्रचार में नहीं आने वाले हैं, ये जान के लोगों ने अपना रूप बदला है। और मैं समझता हूं कि लोगों को एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से उनकी सेवा में काम किया है, और केंद्र सरकार ने किस प्रकार से अपने 130 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए निःशुल्क वैक्सीन लगाने की कोशिश की है। इन सारे प्रयत्नों का जहां स्वागत करना चाहिए, वही लोग अब देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर में आए, लेकिन अच्छा है कि एक लाइन का बयान वो कर दें कि हमको अफसोस है कि पिछला हमने बयान दिया था वो गलत। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपको हमने दिखाया जिसमें वो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जो टीका लगाया, उसके बाद उसके दूसरे दिन अखिलेश यादव का ये बयान आया है। चलिए बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है। सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई है। एक कंपनी में भीषण आग के बाद जोरदार धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम इस आग को बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है, और जैसे इस कंपनी में आग लगी उसके तत्काल बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है, ये कंपनी है जिसमें ये भीषण आग लगी है। फिलहाल आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, आग से कितना नुकसान हुआ है ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही आग लगी तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त चल रही है। ये भी पट सकता है, खतरनाक है, इन्हें दूर रखो वहां से, समझते हैं ना बात को। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ये कंपनी है जिसमें अब से थोड़ी देर पहले आग लगी, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश पर अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश पर अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई महीनों से ये फरार चल रहा था। ये इलाके के टॉप 10 अपराधियों में शुमार था। अजमेरी इसका नाम बताया जा रहा है, और इस मुठभेड़ में इसे गोली लगी है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अब मुठभेड़ के बाद जब इसे गोली लगी है तो फिलहाल इसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। थाना कोखराज क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक अपराधी अजमेरी नाम का पकड़ा गया है, और जिसके पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पता चला है कि वो जिले का चिन्हित माफिया है, टॉप 10 अपराधी है, 25,000 का इनाम से, और वो अभ्यस्त अपराधी हो गया था। लगभग 2 दर्जन से अधिक उसके मुकदमे हैं, और मुकदमे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उसको क्लियर कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।